खुशामदीद नाजरीन, पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन हैं। 22 तारीख को इंतखाब होगा। परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब हमजा शहबाज शरीफ जो अभी तक वज़ीर आला हैं, उनको नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। नंबर गेम में परवेज़ इलाही बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि आगे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ खबरें आ रही हैं और आज इल्ज़ामात आयद किए सियासी जमातों ने एक दूसरे पे कि उनके MPs को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने भी इल्ज़ाम लगाया और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके MPs को ऑफ़र है कि वो अपना वोट बेच दें। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो MPs को पाबंद करे कि वो पार्टी लाइन्स के मुताबिक वोट डालें, और अगर ऐसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी हम डाल देते हैं तो आइन के अंदर जो आर्टिकल 63A है उसकी अफादियत कहाँ जाएगी, कि जो कहता है कि अगर पार्टी की मंशा के खिलाफ, लाइन के खिलाफ वोट डाला गया, डिसिप्लिन के खिलाफ वोट डाला गया तो डी सीट हो सकते हैं और उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार भी लटकती रहेगी। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक फ़ॉरेन फंडिंग केस है जिसका फ़ैसला महफूज हो चुका है, उसके हवाले से भी कुछ बात करना चाहेंगे कि वो फ़ैसला कब आएगा, कैसे आएगा और अब तक क्यों नहीं आया। साथ साथ तहरीक इंसाफ के सरबरा और दीगर रहनुमाओं ने जो इलेक्शन कमिश्नर पर जो इल्ज़ामात कुछ लगाए हैं, उस पर ये खबरें थीं कि शायद उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। इसका जो मतलूबा मवाद है वो भी इलेक्शन कमीशन ने तलब किया, मंगवा लिया, उनको मौसूल हो गया है। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करे, क्योंकि एक इंप्रेशन ये जा रहा है इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ एक समात कर रहा है, बहुत से रिजर्वेशन है, खदशात हैं, क्रिटिसाइज़ करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को, लेकिन एक आइनी इदारा है और उसके सरबरा जो हैं उनको हटाने का जो तहरीक इंसाफ का एक और तालबा सामने आया है उसका एक तरीक़ेकार आईने पाकिस्तान में दर्ज है। उसके अलावा उनको हटाना मुमकिन नहीं है अगर आप प्योरली आपने आईने पाकिस्तान के ऊपर चलना है। PDM की जो इत्तेहादी जमातें हैं और हुकूमत है उन्होंने पहले ही मुस्तरद कर दिया है तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात कराए जाएँ। उन्होंने कहा कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और पंजाब बचाने की भी वो पूरी कोशिश करेंगे। इस पर गुफ्तगू करते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा है स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहब आपका भी। कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने का। कंवर दिलशाद साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। अभी 2-4 दिन में आपके कई बयान आए। एक बयान में आपने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ रहा है इलेक्शन कमीशन से, शायद आपका इशारा फॉरेन फंडिंग केस की जानिब था। दूसरा, आपने तौहीन अदालत के हवाले से भी बात की कि जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे लग रहे हैं उसके बारे में भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन माजी का हवाला देके कि आप रहे हैं बहुत अरसा, कोई फ़ैसला महफूज करता है तो उसमें कितने अरसे, रिवायत क्या है, कानून क्या है, अगर कानून नहीं है तो रिवायत क्या है कि कब तक, कितने अरसे में वो फैसला जारी कर दिया जाता है? क्योंकि फैसला तो महफूज हुआ लेकिन हम बाकी लोग भी इंतजार इसका कर रहे हैं कि फैसला जारी क्यों नहीं हो रहा, तो उसमें आप क्या समझते हैं, क्या रुकावट है? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चूंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये अपना ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से 8 साल से तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन में जेर समात रहा, स्क्रूटनी कमेटी बीच में आई, वो 1.5-2 साल 3 साल उन्होंने दिए। फिर तहरीक इंसाफ ने भी इस पर रास्ते में रुकावटें डाली, 4.5-5 साल तक वो स्टे भी लेते रहे। तो ये सारे मामला, अब ये सारी उसके बाद हेयरिंग हुई, अकबरस बाबर की स्टेटमेंट आई, इस हेयरिंग होती रही, अनवर मंसूर साहब ने बड़े खूबसूरत दलाल पेश किए। ये सारी चीजें तो आने के बाद ये फैसला रिजर्व किया। अब फैसला रिजर्व करने के बाद जहां तक हमें मालूम हुआ है, इंतजामी तौर पर भी, लीगली के तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, तो उन्होंने तो सारा फैसले को बड़े अच्छे तरीके से, ऐसा फैसला वो लिखना चाहते हैं, लिख दिया उन्होंने, फैसला मुकम्मल हो चुका है। और ये जो है, अब ये दरमियान में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ गए, इसके साथ साथ ये जो है हमारे 17 जुलाई को ठीक। इंतखाबात का मामला सामने हो गया, ईद मुबारक बीच में आ गई। इसमें अब ये फैसला 24-25 हमारे इतला के मुताबिक, ये 24 अब जुलाई के बाद, ये 22 जुलाई के 24 जुलाई लगा रहे हैं, बाकी 2 छुट्टियां आ जाती है, तो 24 जुलाई के बाद किसी वक्त भी ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। ठीक। ये फैसला सामने आ रहा है 25-26 तक, ये अच्छा, हमारे एक ख्याल सवाल के है सर, मुताबिक। एक सवाल है कि फैसला तो जाहिर है जो भी होगा वो उसी वक्त पता चलेगा, कबल अज वक्त हम इस पर कोई बात नहीं। एक मफरूज़े की बुनियाद पर अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर उनके खिलाफ आता है तो इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, यानी कि सेनेटर्स हैं या MPs हैं? देखा जी, एक कानून बना, आइन बना,
उस कानून में ये लिखा हुआ है कि ऐसी पार्टी जिसकी ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित हो जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है स्क्रूटनी करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद उस पार्टी के फंड को जब्त कर लेगी। यानी जो ममनुआ फंडिंग है उसको बहके सरकार जब्त कर देगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर देगी। ये बाकायदा उसका तरीका भी बताया हुआ है कैसे हवाले करे। अब ठीक। ये मामला जब ये पार्टी ममनुआ फंडिंग जो साबित हो जाए, तो फिर जो हमारी बाकी जो हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी ऐड हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं करना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कि ममनुआ फंडिंग जब्त हो गई, और इसके साथ-साथ चूँकि इमरान खान साहब हो या कोई पार्टी का सरबराह हो, उसने जो अपना सर्टिफिकेट जमा कराया है कि जी मैं तस्दीक करता हूँ, इकरार करता हूँ कि जितने भी जो दस्तावेज़ात दी गई हैं, इसमें कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है। अब वो उनका इकरारनामा जो है, वो आ जाएगा जी आपने गलत हक़ाइक़ छुपाए, आपने बताया नहीं, आपके इल्म की बात थी, तो ये फिर उनके खिलाफ जो है करप्ट प्रैक्टिस का भी हो सकता है। ये तो बात की बात है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है बड़ा महाजराई भी है, मुखालफत ही बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये भी इख्तियारात हैं कि वो एक सिफ़ारिशात जो है सेक्शन जो हमारा 212 और 214 है, उसके 213 भी है, उसमें वो एक सिफ़ारिशात भेज सकती है हुकूमत पाकिस्तान को, जनाब इस पार्टी के ममनुआ फंडिंग हमने ज़ब्त कर ली है, अब आप सेक्शन 212 के तहत या 214 के तहत तो आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो वफाकी हुकूमत को एक सहारा मिल जाएगा। तो वो एक इन पार्टी के सरबराह पार्टी के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो सेक्शन 214 212 आ अच्छा, गई, अगर लेकिन आर्टिकल आप 17 होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सिफारिश कर सकता है, लेकिन अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई इस फैसले की रूह से, तो तहरीक इंसाफ के पास ये भी ऑप्शन होगा कि उसको वो चैलेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ऑफ में। पाकिस्तान करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो असल फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ठीक। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो ममनुआ फंड जब्त कर लेगा, बस खत्म। और इसके बाद वफाकी जो हुकूमत आपके सिफारिशात ख्याल आगे में क्या कार्रवाई कर सकती है? अगर कोई भी ऐसी जमात जिसके खिलाफ ये केस साबित हो जाए, तो वफाकी हुकूमत के पास क्या इख्तियार है, क्या कार्रवाई हो सकती है कानून के तहत? अब जैसे कि हालात चल रहे हैं शहजाद साहब, जैसे कि आपके सामने हैं, जैसी तरह हालात चल रहे हैं, उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सिफारिशात की आड़ में उस पार्टी को खिलाफ कानून करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवा सकती है। तो ये बहुत बड़ा आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा। शायद हुकूमत ये काम ना कर सके, क्योंकि वो हुकूमत खुद कमज़ोर विकेट पर खड़ी है। लेकिन बहरहाल सिफारिश होगी, अखबार में बयानात आएंगे, जी ममनुआ फंडिंग है, ये बाहर के मुल्कों से फंड लेके पार्टी बनी है। इस तरह के एक उसको सियासी नुकसान तो पहुंच सकता है। लेकिन एक और बड़ी बात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो इख्तियार है, वो ये इख्तियार है, मुमकिन इस्तेमाल वो कर लें, सिफारिशात वो ना भेजें, लेकिन अपनी तरफ जो इख्तियार है वो ये है कि जब ये पता चल जाएगा कि जो उसने जो पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम जो उन्हें फंड जो इलेक्शन कमीशन में जमा ठीक। कराए थे 5 साल के दरमियान, तो वो उन्होंने उसको खिलाफ कानून करार दे दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वेरी उस राइट। पार्टी का सिंबल वापस दे सकता है। बस बिल्कुल ये ठीक। इख्तियार आता है, बिल्कुल ठीक। मैं वापस आता हूँ शानदाना पार्टी का गुल सिंबल। जी, शानदाना गुलजार साहिबा, पहले तो आप कोविड-19 का शिकार हुई, ये जो फ्रेश वेव आई है, हम आपकी सेहत के लिए दुआ करते हैं और थोड़ा सा आपसे पूछना भी चाहेंगे कि आर यू फीलिंग वेल नाउ, हैव यू रिकवर्ड फुली और नॉट? एब्सोल्युटली, थैंक यू जी पूछने का। एक्चुअली ये मुझे पाकिस्तान में हुआ नहीं था, मुझे बाहर हुआ था। और ऑल्दो मेरा पीसीआर टेस्ट नेगेटिव था जहाज़ पे चढ़ने से पहले, 24 घंटे पहले किया था, लेकिन वो नेचुरली इंक्यूबेशन पीरियड में था। फिर राइट। पाकिस्तान में आके तकरीबन 5-10 दिन था। कोविड खुद इतने बुरा नहीं था, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो काफ़ी बुरे थे इस दफ़ा। हमें माशाल्लाह जो एक ये आप होनहार फेडरल जी, गवर्नमेंट जी। है जी, जी, मैं उन्होंने ज़रूर जो ये है चाहूँगा कि आप सीएस हमारे गैस हमें मारी थी, तो जी। पहले से हमारी लंग्स थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, सो उससे कोविड से जरा मजीद नुकसान हुआ है, बट डजंट मैटर। लोगों से अलबत्ता रिक्वेस्ट है कि जरा ख्याल करें, ये ठीक। एक डिफरेंट स्ट्रेन आई है और ये अच्छी नहीं है इन वेरी जनरल। राइट, वेरी राइट। अच्छा, आपने कंवर दिलशाद साहब की गुफ्तगू सुनी और अब जी। वो फंडिंग केस का फैसला महफूज हो चुका है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर ये फैसला आता है, तो आपका लाहे अमल क्या होगा? क्या उसे आप चैलेंज करेंगे या इस फैसले को तस्लीम करेंगे? शुक्रिया जज़ाद साहब। देखिए, बहुत सारी बातें हुई और आजकल जो मैं पाकिस्तान में एक मुनाफ़िकत की जो लहर आई हुई है उसको मैं देखती हूँ, तो इन सम सेंस मज़ा भी आता है कि अगर खान साहब आज प्राइम मिनिस्टर होते तो ये सारा गंद उनके सर पे होता एज द हेड ऑफ द स्टेट। अब नेचुरली पीडीएम की हुकूमत है, तो जो गंद हो रहा है ये उनके सर पे है। चोरी हो रही है, झूठ हो रहा है, फैशिज्म हो रही है, रिपोर्टर्स को उठा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं।
सो ये अब जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि खान साहब ने जो बात कही थी वायलेंट गवर्नमेंट, वो अब सच हो रही है। अगर आपने, क्योंकि ये सवाल आपने पूछा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, नेचुरली हमारा एक आईनी हक है, अगर हमें लगता है कि एक केस बददयानती से फैसला हो रहा है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा इलेक्शन कमिश्नर साहब लाहौर में बैठे होते हैं, जाती उम्रा में, मॉडल टाउन में, शाम को जहाँ बैठते हैं हमें वो भी पता है किसके साथ बैठते हैं, ISI तो हर जगह होती है, IB भी होती है, तस्वीरें भी होती हैं, हमें हर चीज़ का पता है। अच्छा, इसमें आपने वो बयान तो यकीनन तर्जुमान का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी सुना होगा कि वो ज़िंदगी में कभी जाती उम्रा नहीं गए और ना मिले हैं। आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन उनकी जानिब से एक तरदीद आ गई है। देखिए वो शाम को जो जाते हैं, और मैं अगर वो नाम आपको बता दूं फिर क्या होगा, फिर वो उसकी भी तरदीद करेंगे, उसके तो तरदीद करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मसला ये है ना कि पाकिस्तान में हर कोई जानता है। यहाँ पे मेरे सगे एक रिश्तेदार है, बहुत सीनियर है, मैं नाम नहीं लूंगी, एक्स फोर्सेस के हैं, और वो शौक में चले गए कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। सो लेट्स पुट इट दैट वे। अगर कोई कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है हमें कि जी बहुत इनोसेंट है और ये किसी चीज से इन्वॉल्व नहीं है, अगर ये डेवलप्ड मुल्क होता, अगर ये ईमानदार मुल्क होता, अगर ये सच्चे लोगों का मुल्क होता। चलें, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ पूरी बात सुने ना, देखिए आप मेरी पूरी बात सुने, साथ साथ सवाल कर लूं ताकि आप मुकम्मल कर लीजिए। तो पहले का तो जवाब दे दूं ना, फिर दूसरे का पूछें आप। जी। सो हमें कोई नहीं कन्विंस कर सकता कि इलेक्शन कमीशन ने सही फैसला किया होगा। वो कोई ना कोई कीड़ा जरूर निकालेंगे, करने दें, ये उनका हक है। माशाल्लाह आज तक जो इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ फैसले किए हैं वो 8 है, और 8 के 8 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिए हैं। So I'm sorry, we have no faith in the chief election commissioner. Election commission हमारा है, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया, उनसे सवाल भी अभी मैं करता हूं। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने कोशिश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने की और अकेले मिलने की, लेकिन उन्होंने CC ने इनकार कर दिया। कंवर दिलशाद साहब है वो ये बात कोरैबोरेट कर सकते हैं? मेरी जरा सुन ले शहजाद साहब, सुन ले प्लीज। इससे पहले एक बहुत बड़ा दावा था कि स्टूपिड सी ऑडियो वॉइस की क्लिप भी चल रही थी जिसमें अलेजिडली जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब बातें कर रहे हैं कि जी खान बड़ी भीख मांग रहा है लेकिन मैं नहीं मिलता उससे। मैं इसकी ऐनी शाहिद हूं। मैंने अभी एक TV शो में ये बात कही है कि मुझ जैसे लोगों को, छोटे छोटे कद के पॉलिटिशियंस को, हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कॉल आ रही थी जरदारी साहब के बिहाफ पे कि प्लीज आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ मुकमका कर लें बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और हम आपके साथ हो जाएंगे। तब जब खान साहब ने वो ऑफर नहीं ली तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है माजरत के साथ? जरदारी साहब को तो फिर भी कोई नाम है। और ये मेरी बात इस पे जरा बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। सिद्दीक फारूक साहब, नहीं, आपने उनको 10 मिनट बोलने दिया, मैं 3 मिनट फुल बोलूंगी, वरना मुझ शो में मत बुलाया कीजिएगा। 6 मिनट बोले। नहीं, don't call me to the show then, please. If you don't like my truth, then that's your problem. You don't have to put me in the show. The simple truth is the following. The election commissioner, what he has done over the last 30 days in the Punjab election, it is a shame on the entire election commission of Pakistan. It is a pity the way they ganged up 40,000 people disappeared from the rolls. They won the election, didn't you? उमर अयूब साहब ने इलेक्शन कमिश्नर में जाके कमीशन में किया है केस। All I'm saying is कि प्लीज आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। चलें, पॉइंट वेल टेकन। सिद्दीकुल फारूक साहब, वो बात ज़्यादा करने का मकसद था कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। मैं इतना ही वक्त आपको भी दूंगा, आप वो ना कीजिए। आप खुद कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन में ये मुकदमा इनके अपने बानी रुकन ने 8 साल पहले दायर किया, ठीक, और 100 से ज़्यादा एडजर्नमेंट्स, उर्दू में जिसे इल्तिवा कहते हैं, वो तहरीक इंसाफ ने ली। इलेक्शन कमीशन से निकल के कभी ये गए हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, इनको रोका जाए, इनको ये किया जाए। वहाँ इन्होंने बार बार दरख्वास्तें की कि ये जो खुफिया अकाउंट्स हैं और ये जो हैं ये ज़ाहिर ना किए जाएँ, इन्हें कॉन्फिडेंशियली रखा जाए। ये सारी बातें बार बार ये करते रहे हैं और आखिर में इनके वकील ने तस्लीम किया है। ये जो 20 से ज़्यादा अकाउंट्स तो जो छुपाए हुए थे वो तो दिए हैं स्टेट बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद इनके वकील ने तस्लीम किया है कि हाँ ये इसमें यहाँ गलती हुई है, यहाँ गलती हुई है, यहाँ गलती। ये गलतियाँ तो इनके वकील ने तस्लीम की हैं। जब एक चीज़ उन्होंने तस्लीम की, सारा कुछ कर लिया, 8 साल इसको कभी इधर जा कभी उधर जा, लेकिन बार बार ये क्यों कहते रहे? अगर ये इतना इनका मामला शफाफ था ममनुआ फंड के हवाले से, तो बार बार भाई आप आएँ कहें ये है हमारा फैसला करें जी। आप 8 साल इसको लेके फिर रहे हैं और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़राब है,
और पीटीआई वाले और इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक अच्छा, वैसे ये जो रास्ता है तो कानून नहीं दिया ना कि अगर आप अप्रोच करें हाई कोर्ट या नहीं। सुप्रीम मैं कोर्ट ये को? कह रहा हूँ कि असूली जाएं, तौर पे नहीं करना चाहिए, आप जाते ये कह चले रहे हैं। जाएं जितने, लेकिन आखिर आप 100 एडजर्मेंट्स क्यों लिए? आप ये कहते हैं कि हमारा काम सारे का सारा फेयर है, हम बिलीव ही नहीं करते फाउल में, हमारा सारा काम फेयर है। फेयर बात यह है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये आपकी घड़ी है, ये आपकी अंगूठियाँ हैं, ये आपकी ऐनक है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, नज़र आ रही है। लेकिन जब आप इनको सामने नहीं आने देंगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि भाई कोई दाल में काला तो है ना। अब वो चीज़ें सारी साबित हो गई, 8 साल गुजर गए यार। दूसरों को आप कहते हैं कि फ़लाँ जी वो स्टे के पर्दे के पीछे छुपता है, फ़लाँ करता है, आपने 100 से ज़्यादा एडजर्मेंट्स ले ली। अच्छा, तहरीक इंसाफ का जो आर्गूमेंट है वो ये कहते हैं कि हमें मौजूदा इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को नहीं है, इस बुनियाद पर हम हाई कोर्ट भी अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं। इसको फिर किस कॉन्टेक्स्ट में? ये हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गए, इनके खिलाफ नहीं गए। इनको तो अपॉइंट करते हुए ज़रा अगर क्लिप चला दें इमरान खान का, कितना ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्होंने लगाया है, तो फिर बात है। फिर वो आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब कितने एतमाद से जब इनसे जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के ऊपर जो खान साहब ने बिल्कुल बयान दिया था। चला दें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल है सर, एक सवाल, क्यों ये सारी बात हुई जी जी, कि ये जब अपना क्या है सियालकोट का वो डस्का इलेक्शन, डस्का और इस तरह की चीज़ें उन्होंने नोट की और उस पर कार्रवाई हुई, तो वो सारी बातें सामने आ गई हैं, हक़ाइक़। हाँ, अब आप ये चाहते हैं कि खान साहब जो हैं वो हर उस आदमी को बेईमान कहते हैं, चोर कहते हैं जो उनकी हेरा फेरी में उनका साथ ना दे। भाई यू टर्न आप लेते हैं, अपना मदीना की रियासत की आप बात करते हैं और इया का नाबुदु इया का नस्ताईन के बाद आप झूठ बोलते हैं। एक खातून है, खातून का वैसे एहतराम होना चाहिए। मुल्तान के जलसे में आपने क्या कहा, इया का नाबुदु इया का नस्ताईन के बाद ये बात कहने की है जो आपने चलें वो बात दोहरानी नहीं, वो बड़ी जरूरी बात है, मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन आप क्या अपना बहन है, बेटी है शानदाना गुलजार, जरा इनके बारे में कोई ये कहे क्या है, ये बर्दाश्त बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब नहीं, किसी भी खातून के बारे में ऐसी बात मुनासिब नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर, जो मैंने कमर दिलशाद साहब से भी पूछा था कि अगर ये फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला, जैसे वो कह रहे हैं कि जल्द आ सकता है, अगर वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है, अगर तो वो कह रहे हैं कि जी वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो कोई कार्रवाई अगर करना चाहें उसकी बुनियाद पर या कोई मजीद तहकीकात करना चाहे तो कर सकते हैं। आप लोग करेंगे या बस छोड़ देंगे कि जो फैसला ये रिकमेंडेशंस तो इलेक्शन कमीशन देगा ना, फंड्स तो वो जब्त करेगा ना कानून के मुताबिक। अगर फैसला खिलाफ आया, साबित फैसला खिलाफ आया तो फंड जब्त करेगा। जी बिल्कुल। फैसला खिलाफ आएगा तो सिफारिशात देगा, ठीक, और उस पर जो वफाकी हुकूमत है वो अगर उस पार्टी को, वेरी राइट, अगर पार्टी को वाकई उस पर पाबंदी लगाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब ये सवाल है कि क्या वफाकी हुकूमत पार्टी पर पाबंदी लगाती है या नहीं लगाती, ये बात अभी हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। अब एक सवाल ज़रा सुनिएगा, फिर कमर दिलशाद साहब के पास जाता हूँ। माजी में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सख्त सियासी लड़ाई चल रही थी 90 की दहाई में, आप लोगों की भी गिरफ्तारियाँ हुई, इवन के मियाँ शरीफ साहब भी गिरफ्तार हुए, दूसरी जानिब से जरदारी साहब गिरफ्तार रहे, आपके दौर में भी रहे, बाद में भी रहे, बड़ी कार्रवाई होती थी, कानूनी कार्रवाई, सच्चा केस था झूठा केस था, वो डिबेट अलग है। पॉइंट इसके इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस मौजूद हैं, आप कहते हैं बार बार पीटीवी का, पार्लियामेंट का आप हवाला देते हैं कि यहाँ पे हमला किया, तोड़ फोड़ की, उसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक वो आपने किया, आर्टिकल 6 का मुकदमा आप चलाना चाह रहे थे, काबीना ने उसके बारे में बात की, मतलब सारी चीज़ें सामने हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि ये फैसला फॉरेन फंडिंग केस का तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ भी गया तो वफाकी हुकूमत सियासी तौर पर शायद कोई फैसला ना कर पाए कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई होनी होती तो इतने दर्जनों केसेस के ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी होती। देखिए, मैं आपसे हमें आप 2 ईदों को निकाल दें तो क्या है, 3 महीने और 10 दिन ही हुए हैं ना, इनसे में 15 दिन निकाल लें, क्या है। हम पीटीआई के दोस्तों की तरह से अंधाधुंध केस बना के और जेल में नहीं डालना चाहते ना। हम ये कहते हैं कि अच्छी तरह से तहकीक करके कानून के मुताबिक केस बनने चाहिए कि बाद में हमें भी शर्मिंदगी ना हो। देखें, ये तो जो मतलब पीटीवी हमला केस है, ये तो पीटीआई की हुकूमत से पहले का केस है जब आपकी हुकूमत थी। अब आपको यानी इतने अरसे में जो भी तहकीकाती इदारे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई कि वो केस ठीक था या गलत था। सवाल यह है कि आप सियासी तौर पे आप नुकसान नहीं उठाना चाहेंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जिस तरह इमरान खान साहब ये फरमाते हैं ना जी कि मुझे तो बजट पास कराने के लिए इमदाद लेनी पड़ती थी और मैं तो जनाब ये था, और जिस तरह इमरान खान साहब ने यहाँ कहा धरने में कि जी मुझे खोसा साहब ने फ़ोन करके कहा कि दरख्वास्त अपना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मेरे पास ले आओ, हम इस पे कार्रवाई करते हैं,
तो इस तरह की बहुत सी कार्रवाइयाँ हुई ना, सही। जो हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें स्पेस ही नहीं दी गई। अब तो स्पेस है ना, अब भी देखें, अच्छा अब भी देखें, काफी चलो मुश्किल ठीक। कंवर दिलशाद साहब, ये ज़िमनी इंतखाबात जो हुए 20 सीटों पे, तहरीक इंसाफ 15 सीटें जीत गई, नून लीग ने 4 सीटें गेन की और एक आज़ाद, इससे क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गैर जानिबदारी साबित हो गई? क्योंकि तहरीक इंसाफ ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं रियासती मशीनरी का इस्तेमाल होता रहा, उसके बावजूद हमने ये इलेक्शन में इतनी भारी अक्सरियत हासिल की। आप क्या कहेंगे? असूली तौर पर तो इमरान खान साहब को अपने जमहूरी पार्टी के सरबराह की हैसियत से और जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहिए थी कि उन्होंने इंतहाई मौसर अंदाज में उन्होंने इंतखाबात करवाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, IG और मुतलका ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को तलब करके ये हदायत जारी कर दी थी कि अगर मुझे कहीं से कोई शिकायत आ गई तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। सबसे बड़ी अहम बात यह कि तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। चंद पोलिंग स्टेशन पर आई रिपोर्ट के नहीं थे, लेकिन जहां तक तमाम पोलिंग एजेंट्स ने दस्तखत किए, उनका कहा कि बिल्कुल साफ शफाफ काउंटिंग हुई है। जो काउंटिंग होना बड़ा मरला होता है, लेकिन उन्होंने सब पोलिंग एजेंट से लिख कर दिया कि बड़ा बिल्कुल दुरुस्त आपकी काउंटिंग हुई है और आप तस्लीम करते हैं, जिसकी बना पर रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर हातमी नतीजा जारी कर दिया। चंद कल जो है उसका हातमी रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। आज इस तरह एक और बड़ी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि ये जो पिंडी की PP7 की जो हुआ, उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने बाकायदा ये रिपोर्ट पेश की कि जनाब आपके हल्के के तमाम पोलिंग एजेंट्स ने हमें लिख कर दिया कि ये काउंटिंग बिल्कुल ठीक है। जब काउंटिंग बिल्कुल ठीक है तो उन्होंने कहा कि हमने इसको दोबारा रिकाउंटिंग की जरूरत नहीं। तो इस पर अपने इमरान खान साहब का ये कहना हमें तो बड़ा अफसोस हुआ कि नेशनल लेवल के लीडर हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सरबराह के खिलाफ है वही अपनी जबान इस्तेमाल की जो को नहीं करनी चाहिए। अब एक सवाल है मेरा इमरान खान साहब की पार्टी के साथ या उनके साथ कि चले इमरान खान साहब बार बार उनके कहने में तो कोई इस्तीफा नहीं देता, लेकिन चले मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफा दे देता है, चीफ साहब भी चले जाते हैं, तो कौन अपॉइंट करेगा जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन को? 18वें अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 213 के तहत लीडर ऑफ द हाउस वो जी आप सही कह रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन मशावरत से करेंगे। कमल शाह साहब आपको आवाज आ रही है? तो क्या इलेक्शन कमीशन को अकवाम मुत्तहिदा उसको बकायदा तश्कील देगी? तो जो आईन खत्म हो गया नहीं था, आप ना लीडर ऑफ द अपोजिशन को मानते हैं ना लीडर ऑफ द हाउस को मानते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके साथ साथ कंवर साहब एक इसके साथ साथ जरा वो तरीक़ाकार भी बता दें कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना मकसूद हो तो उसका आईन पाकिस्तान में क्या तरीका दर्ज है? इसका बड़ा आसान तरीका है। जैसे मैंने देखा हमारे पैनलिस्ट में जो खातून ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं। अब अगर उनके पास सबूत मौजूद हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी गैर तरीके से मुलाकातें की हैं, मुतनाज़ा मुलाकातें की हैं, तो वो सारी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइन के आर्टिकल 209 के तहत वहाँ वो जमा करवा दें, रेफर भिजवा दें, तो वो फैसला कर लेंगे, सबूत पेश आ जाएंगे जब आपने ये गैर मुतल्लिका लोगों से मुलाकातें क्यों की, तो ये सारी चीज़ें फारिग कर देगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो आप उनको वहाँ जाने की बजाय आप उनके खिलाफ प्रेस में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे ऐसे जलील तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ऐसा आदमी जो कि खत्म नबूवत के बारे में भी जंग लड़ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, एक इतने छोटे से इदारे के सरबराह के बारे में इस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, तो ये तो हमें उनकी बड़ी हैरानी पैदा होती है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो जारी करना है, तो बहुत से हमारे मैं देख रहा हूँ जो पैनलिस्ट में मैंने कई मुलाकातें भी दोहरी हुई, लेकिन मैं सुनी उनकी गुफ्तगू कि जी इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास तो इख्तियार ही नहीं है, उनके पास तो अदालत लगाने की इख्तियार ही नहीं है। तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 2017 में इसी तरह इमरान खान ने सरदार रजा साहब थे चीफ इलेक्शन कमीशन, उनकी बड़ी तजरीर की उन्होंने, वो बड़े एक खामोश का जज थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए उन्होंने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। इमरान खान साहब हस्बे मूल नहीं गए, चौथे नोटिस पर उन्होंने IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो फाइल निकाल ली है हमारे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने तहरीक इंसाफ क्या ये तहरीक इंसाफ मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने हुक्म दिया IG इस्लामाबाद को कि हथकड़ी लगाकर इमरान खान को मेरे सामने पेश किया जाए, ये जनाब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो फिर बाबर अवान बीच में आया, मुझे भी दोस्तों ने कहा आपके सरदार रजा साहब से रिश्ता ताल्लुकात है, हम भी दरमियान में आगे गए कि नहीं सर
आप ये जो हुक्मनामा जो है ना आईजी को कि हथकड़ी लगाकर पेश किया जाए, ये वापस ले लें। वो खामोश हो गए, उनका ठीक है चलो आ जाए वो। फिर इमरान खान गए वहाँ माफीनामा जिस अंदाज से वो तजलील तरीके से जो माफीनामा किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जनाब मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं माफी करता हूँ, मुझे आप माफ कर दें। तो बाबर अफगान उनको अंग्रेजी लिखवा रहे थे, वो अपने हाथ से लिख रहे थे। तो ये सारी चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो कहते हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं है। अगर इख्तियारात ना होते तो सरदार रजा साहब ने कैसे हुक्म जारी कर दिया कि आपको हथकड़ी लगाकर पेश किया जाए। तो ये तो अदालत इसे जस्टिस इफ्तिखार साहब ने 3 ठीक दफा, वो ठीक है सुप्रीम कोर्ट है, 3 दफा उनको बुलाया, उन्होंने माफीनामा दिया, 3 दफा सरदार रजा के सामने इनकी माफीनामा दाखिल हुए में। तो ये चीज तो जब पता है कि मेरी हैसियत क्या है, सरदार रजा ने मुझे 1 चलें मिनट में फारिग कर दिया था, तो ये ठीक चीजें नजर आई थी। एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ आपके सामने, जब बिल्कुल उन्होंने ठीक 25 जुलाई को इंतखाबात हुए तो अपना वोट दिखा दिया, लहरा दिया, जैसे वो खत लहराया उन्होंने अमेरिका। तो उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना तुम्हें हम डिस्क्वालीफाई कर दे, तुमने सिक्रेसी का रूल तोड़ दिया है। तो वहां जाके माफी मांग ली, सर मुझे माफ कर दे, मैं जज्बात में आ गया था। तो ये चीजें तो भाई रिकॉर्ड में हिस्सा बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन के ठीक पाकिस्तान को ऐसा बेबस इदारा तो नहीं है कि आप उसको गालियां निकालते रहे वो खामोश रहे। उन्होंने एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने एक्शन लेना है, वो सोच रहे हैं। मेंबर बिल्कुल जो है ठीक सिंध असेंबली के उतना शदीद तरीके से उन्होंने कहा मैं एक्शन लूंगा अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ना लिया, कि मुझे कहा ये जरदारी का वेरी राइट नौकर है, गुलाम है। ये सब चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ये ठीक नहीं बिल्कुल करना ठीक चाहिए, इतना बड़े इंटरनेशनल लीडर को नहीं करना चलें चाहिए। अ, नेशनल लीडर है, पाकिस्तान लीडर है, क्यों ऐसी बातें करते, छोटे से इदारे के बारे में क्यों तजरील इस्तेमाल ऐसी करते हैं। ऐसी गुफ्तगू यकीनन नहीं होनी चाहिए कि ख़ास तौर पे ज़ाती अटैक अगर आपके पास सबूत नहीं है और है भी तो मुतल्लिका फ़ोरम पे जाना चाहिए। यही सवाल आपसे है शानदाना गुलजार साहिबा कि अगर आपके पास सबूत हैं कि वाकई कोई गड़बड़ हुई है या जानिबदारी के साथ अपना किरदार अदा किया गया है तो मीडिया ट्रायल तो किसी का भी मुनासिब नहीं है। इवन कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी अगर मीडिया ट्रायल होता है तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। तो मुतल्लिका फ़ोरम है, कानूनी आपके पास रास्ता है, वो सबूत लेके आप बिल्कुल जा सकते हैं और उनसे जो अदलिया है उससे आप जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं। शुक्र शहजाद साहब, एक्चुअली मेरे दोनों कॉलीग्स बीडीएम के स्पोक्स पर्सन हैं, तो आपको थोड़ा तहम्मुल से जवाब सुनने पड़ेंगे। काइंडली आपके जो फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं वो एंड में रख लीजिएगा, बिकॉज इस वक्त मेरे पास ठीक ठाक 20-25 मिनट का मवाद है जिसका मुझे जवाब देना होगा, कुछ चीज़ों का, सबका नहीं दूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, मीडिया ट्रायल। उमर अयूब साहब ने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 2 महीने से केस किया हुआ है जिसकी समाअत ही नहीं हो रही है। एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना। तो माजरत के साथ, जब कानून अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा हो जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो कानून का दरवाजे खटखटा सकते हैं, 8 साल टैंक तो अंदर नहीं लेके जा सकते ना। दूसरी बात, इलेक्शन कमिश्नर को अच्छी तरह पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था कि ड्यूरिंग इलेक्शंस कोई पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स नहीं होंगी, और माशाल्लाह उनकी अहलिया का इसी टाइम में ट्रांसफ़र भी होगी, प्रमोशन भी हो गई। तो क्या वो 3-4 महीने वेट नहीं कर सकते थे सितंबर अक्टूबर तक, चाहे वो हलाल पोस्टिंग और हलाल ट्रांसफ़र थी? अच्छा, बात की मेरे कॉलीग ने, नून लीग वाले ने, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैं साथ साथ में करती जाऊंगी। बात इन्होंने की साफ शफाफ इलेक्शन की, और हम मुबारकबाद इलेक्शन कमीशन को। माजरत के साथ साथ जो लोग प्लान कर रहे थे ना इलेक्शन को, उनकी प्लानिंग की भी बुरी तरह मात हुई है। पाकिस्तान के लोग बाहर आए और मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ना रजीम चेंज को मानते हैं, ना जरदारी को मानते हैं, ना नवाज शरीफ को मानते हैं, ना इनके हवारियों को मानते हैं, ना इनके हम हैंडलर्स को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। हम अवाम में हम वोट देंगे, हमारा मैंडेट चुराया गया है, इमरान खान का नहीं, अवाम का मैंडेट। पंजाब वो वाहिद सूबा है जो हमेशा बरादरी की बेसिस पे वोट देता है। इस दफा बरादरी को लात मार के उन्होंने हक को वोट दिया है, और यो कि लोगों से हजम नहीं हो रहा, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। चौथी बात, इन्होंने बात की कि जी जो केस फॉरेन फंडिंग स्टार्ट हुआ, उनके जो अकबर एस बाबर साहब है वो फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर वो नहीं है, कुछ मेंबर्स में से हैं। एक जब से मैं पीटीआई में आई हूँ, हर 100 गज बाद बंदा मिलता है कि जी मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, मैंने खान को बनाया है। तो अपने पे कोई बना लेते हैं ना, जब खान को बनाया है, अपने को बनाने की तो हिम्मत किसी नहीं थी। यही अच्छा अकबर मैं सिर्फ बाबर एक बात साहब, ऐड कर मेरे दूं यहाँ वालिद पे, को अल्लाह बख्शे, एक मिनट एक मिनट एक एक मिनट, बात ऐड कर यही दूं, अकबर आप ही बात नहीं कीजिएगा। नहीं, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। अकबर बाबर साहब जब मेरे वालिद जिंदा थे, मेरे बाबा खान साहब से नाराज थे, एमएनए थे पीटीआई के, यही अकबर बाबर आए थे बाबा के पास कि आप आगे बढ़ें, हम रेहान खान टाइप लोगों को इस्तेमाल करेंगे खान के खिलाफ। एंड माँ बाबा सेड, अल्लाह बख्शे उनको, कि आई हैव अ प्रिंसिपल्ड फाइट
with the policy of Zarb Azab etc etc। मेरी खान से पर्सनल जंग नहीं है और प्लीज यू कैन लीव। तो हालत तो ये है कि ये लोग गीबतों में और ये खिसियानी बिल्ली वाले काम। अच्छा, अब एक सवाल भी सुन लीजिएगा, रिज़्क खाया आप इस तरह के एक सवाल सुन लीजिएगा शानदाना गुजार साहब आपसे जी 100 एडजर्नमेंट्स क्यों नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जवाब दूंगी तो मुझे आवाज। अच्छा, मेरा भी सवाल सुन लें, मैं रास्त नहीं पूछूंगा आपसे, मैं इनके जरिए पूछूंगा। चले मेरे जरिए पूछ रहे हैं। ये सवाल भी एक तो आ गया। दूसरी बात ये कि मतलब जब तहरीक इंसाफ बनी थी तो इस्लामाबाद में बेगम सरफराज इकबाल रोड पे आपका एक ऑफिस हुआ करता था, जहां हम जैसे सहाफ़ियों को अकबर एस बाबर साहब बुला के खान साहब से मुलाकातें भी कराते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो एक पुरानी उनकी एसोसिएशन है, ये फैक्ट की बात है, मैं इस पर कोई और आपसे नहीं चाह रहा कि वो बात हो। दूसरी बात जो एक तो सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी की, और मेरा जो पहला सवाल था कि आप प्रेस के अंदर आके या पब्लिक गैदरिंग में ऐसे इल्ज़ाम लगाना चाहे किसी के भी खिलाफ हो, आपके ख्याल में मुनासिब है ये? आपने मेरा जवाब नहीं सुना। मैंने तो आपको शुरू में बता दिया कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हमने 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन में ही केस किया और उसकी समाअत नहीं हो रही है। तो फिर हम क्या करें जब हमारा केस कोई लगाता ही नहीं है डॉक पे। चलें, और तो ये सिद्दीकुल फारूक साहब का भी जवाब दे दीजिएगा। एक मिनट मैं उनका भी देती हूँ जवाब आपके जरिए। मुझे बताएं सिद्दीकुल फारूक मेरी बेटी की जगह है या बहन की जगह, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 2 बातें, एक 100 एडजर्नमेंट्स क्यों नहीं, दूसरा यहाँ इलेक्शन कमिश्नर से माफी क्यों मांगी। चलें, ये दो पॉइंट आ गए शानदाना साहिबा। सर जी अब मेरा मुंह खोल रहे ना तो फिर जरा हिम्मत रखिए बात सुनने की। मुंह अगर ज्यादा खोला तो मैं भी फिर मुंह खोलूंगा। हिम्मत चाहिए होगी। सरदार रजा साहब के दामाद को मियां नवाज शरीफ ने एक प्राइमरी पोस्टिंग दी, एक फॉरेन पोस्ट पे 2018 के इलेक्शन से पहले, इस अरमान में कि वो सरदार रजा साहब को, मैं जानती हूँ उनकी मेरी फैमिली दोस्ती है सरदार रजा साहब से, और उनको हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे थ्रू हिज दामाद। दवाद ने भी फिटे मुंह, सुन ले दवाद ने भी फिटे मुंह बोला और ना सरदार साहब ने मदद की। वो प्रिंसिपल आदमी था। अगर खान साहब ने उन पे किया गिला शिकवा, सरदार साहब एक्सरसाइजेस पावर, वो बात उधर रह गई। लेकिन मैं आपको इंटरनल फैक्ट्स बता देती हूँ कि जितना नून, और ये मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रही हूँ, सरदार रजा साहब पे प्रेशर था, आप सोच नहीं सकते नून की तरफ से। जरदारी साहब तो उसको पीछे थे, वो कहीं भी नहीं थे। अच्छा मेरी बात सुनिए जी, मैं एक सवाल और कर लूं फिर। मरियम नवाज, एक मिनट सवाल बहुत हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात आई कि खान साहब ने कोई गलत बात उनके बारे में कही। मुझे कोई एक मौका बता दे कि मियां नवाज शरीफ साहब की बीवी के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, उसकी बीवी फजल रहमान की बीवी, ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, कभी खान साहब ने 26 सालों में उनकी अहलिया पे कीचड़ उछाला। अच्छा, और ये नवाज शरीफ, यू कांट डू दिस, यू हैव टू एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अगला टॉपिक आपने मुकम्मल कर ली ना बात। आई विल लीव द शो इफ यू डोंट लेट मी कंप्लीट, इट्स दैट सिंपल। जब उन्होंने बात की फिर जवाब जी आपने मुकम्मल तो कर लिया, मैंने सवाल भी तो पूछना है शानदाना साहिबा। नहीं, मैंने नहीं, इट्स नॉट अ मोनोलॉग। ये लोग मियां खान साहब की बीवी पे कीचड़ उछालते थे, who's not a political person, तो फिर ये इसके लिए तैयार हो जाए। आप जब किसी पे कीचड़ फेंकोगे वो छींटे अपने मुंह पे जरूर आएंगे। अगर इन्होंने गलत काम किया तो आपने भी गलत काम में जवाब दिया, मतलब आप ये हमने कोई गलत काम नहीं किया। शी इज अ पॉलिटिकल वुमन। मुझे सारा दिन पीएमएल के अच्छा दो क्विक क्वेश्चन, तो फिर एक सवाल पूछूंगा मैंने, 2 सवाल है, उसका एक ही में जवाब दे दीजिएगा क्विकली। वक्त जरा आपका जवाब सुनने का हिम्मत है कि नहीं? आप तो सवाल पे सवाल नहीं, मैं आपसे आपको पूरा देखिए, आपको वक्त दिया, आप बात कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है शानदाना साहिबा। सवाल सुन लीजिएगा। एक तो ये कि अभी कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा भी देते हैं तो उस नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को लाना पड़ेगा। उसका एक तरीका कार दर्ज है कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मर्जी से होगा कि जो पोस्ट आपके पास दोनों में से नहीं है, फिर भी आपको शायद एतराज़ हो। दूसरी बात, आज ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इस पर MPAs की जो खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम शुरू हो गए हैं। नून लीग के MPA भी आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये तो सिलसिला फिर ख़त्म होने वाला नहीं है। तो बड़ी अजीब सी बात है। क्विकली फिर से देखिए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कत्ल किए गए, पाकिस्तान चल रहा है। लियाकत अली खान कत्ल हुए, पाकिस्तान चल रहा है। फातिमा भुट्टो को कत्ल किया, पाकिस्तान चल रहा है। फातिमा सॉरी जिना, भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, बीबी को कत्ल किया, जनरल ज़ियाउल हक को। पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर चल जाएगा। लेकिन ये बात याद रखें, इसी माशाल्लाह नालायक हुकूमत ने पिछले 3 महीने में स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया, पाकिस्तान तो नहीं गिरा। तो फिर ये क्या चीज़ है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आए हैं ये लोग, क्या बातें कर रहे हैं। और जो आपने बात की एक्यूजेशंस की, आज हमारे एक MPA भाग गया है 25 करोड़ लेके, रहीम यार खान के लेकिन अब ये देखें ना, चलें ये आपने बात कर दी ना, ये देखें पहले खैबर पख्तूनख्वा में आपकी MPA भी सुने, गुजारिश सुन लीजिएगा। देखिए अब सवाल करना तो मेरा हक है ना मैम। कौन करेगा सो मोटो क्यों नहीं हो रहा? जी मेरा सवाल करना तो हक है ना कि आपके MPA पहले खैबर पख्तूनख्वा में गए, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की, बहुत अच्छा किया। उसके बाद कौमी असेंबली के अंदर ही आपको प्रॉब्लम आया, फिर पंजाब के अंदर आया, अब ये चौथी दफा है। तो मुझे समझा दें, मुझे सिर्फ ये समझा दें कि आप ही के पार्टी के लोग पैसे क्यों पकड़ते हैं?
देखें, किसी पार्टी में पैगंबर नहीं होते, बट अल्लाह का शुक्र है कि ये चोर, ये बिकने वाले लोग अपने चेहरे खुद दिखा रहे हैं। और देख लीजिएगा जो पंजाब में हुआ है इन लोटों के साथ, अगर नेशनल असेंबली में से किसी एक लोटे को सीट मिली, मेरे नाम बदल दें, नून लीग अब इनको सीटें हम तो नहीं समझते थे कि खान साहब की मोहब्बत में और नजरिए पे लोग कायम है। खैर ऐसा आप सही कह रही हैं कि कोई एक बात पैगंबर बता नहीं दूं होता। आपको शहजाद साहब, एक आखिरी बात सिद्दीकुल सुन फारूक ले। साहब, एक बंदा सुन ले जी, जी। एक बंदा है जिस पे कितना 16 सुने लाख की जी? केसेस है, उसका आपने नहीं, प्राइम ये मिनिस्टर is it लगा दिया, monologue? ठीक है? नहीं, नहीं, सोलो सरदारी प्रोग्राम साहब है। कातिल नहीं, है, मैं उसको मैं आपके आपको बेटे को मौका फॉरेन देता हूँ। मिनिस्टर शानदाना बनाया। साहिबा, कैसी आप बातें कर रहे हैं? सिद्दीकुल फारूक साहब से एक सवाल करने दीजिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये करें, बताएं कि अब आपके लोग यानी कि राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया, दीगर वज़रा का बयान आया कि कुछ बंदे इधर उधर हो सकते हैं। सो इस बयान से एक इंप्रेशन जाता है कि शायद जो पहले पॉलिटिक्स हुई थी शायद वो ना हो जाए, कोई ऐसा इल्ज़ाम ना आ जाए। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती नज़र आई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए कि देखिए ये बयान आप लोग दे रहे थे, ये लेके वो उन्होंने अदालत भी चले गए। ठीक है, अदालत चले गए हैं जी। मैं ये ज़रूर कहूँगा, और मुझ में इतना अल्हम्दुलिल्लाह अखलाकी जुर्रत भी है कि लफ्ज़ अच्छा नहीं इस्तेमाल किया हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने। एन मुमकिन है कि जिस तरह इन्होंने और बकौल फवाद चौधरी के 15 किलो हेरोइन का झूठा मुकदमा बनाया गया और उसके ख़िलाफ़ फिर इन्हीं ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ख़त भी लिख दिया उस मेजर जनरल साहब के ख़िलाफ़, और इनके वज़ीर साहब ने जान अल्लाह को देनी है, जो कुछ असम्बली में बयान करते रहे हैं वो, ये इनका अखलाक है ना, 15 किलो हेरोइन का मुकदमा बनाना जाली। अब इस बात पे आ जाइए कि जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गायब हो सकते हैं, गायब का लफ्ज़ ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें जिस ज़िम्मेदार वजारत उनके पास है ये नहीं कहना चाहिए था। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि अपने आप को बिल्कुल, हम तो फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अपने आप को ये कहना कि इमरान खान साहब, हमारे खान साहब, और 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाते रहे, 2.5 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, और आखिर में जाके माफ़ी मांग ली कि नहीं वो तो सियासी बयान था। खुदा को गवाह बना के मैं 200 अरब डॉलर लाऊंगा, उनके असद जनाब अली उमर ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वो तो सियासी बयान था। खुदा को गवाह बना के आप झूठ बोलते रहे हैं कौम के साथ कि मैं 200 अरब डॉलर लेके आऊँगा। क्या बातें कर रहे हैं? अगर आप अपने आला अखलाक की पोजीशन पे कायम रहना चाहते हैं, अगर आप रियासत मदीना की बात करना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, तो फिर रियासत मदीना के तो सरबरा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद जो उनके खुलफाए राशिदीन हैं, फिर उनका उसवा हसना देखो ना, फिर उस तरह आ जाओ, ना इल्ज़ाम लगाओ, ना झूठ बोलो, ना फजूल बातें करो। आप एक और बात मैं कहूँ, शौकत खानम अस्पताल पर 1995 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला है कि इमरान खान साहब ये 1 अरब रुपए से ज़्यादा का हिसाब आप पेश करें। आज कितने साल हो गए हैं? 5 और 22 27 साल, अभी तक उन्होंने हिसाब पेश नहीं किया। ये कौन सी ईमानदारी है भाई? लोगों का पैसा जमा किया हुआ, बच्चों से स्कूलों से जाके फंड्स लिए, उनके जेब खर्च से, दुनिया जहान से ज़कात, सदकात, खैरात, जिसमें नवाज शरीफ ने भी 50 करोड़ रुपए दिए, खुद उनकी अपनी क्लिप मौजूद है। अच्छा चलें, एक सवाल सुन लें जो मेरा, बल्कि उसी सवाल को दोहरा देता हूँ, आप थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए कि अब आप ये फैसला हुआ कल के इजलास में कि पंजाब हुकूमत बचाने की कोशिश करेंगे, आप सियासी तौर पे करेंगे, कैसे करेंगे आप बेहतर बता सकते हैं, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि अगर कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब बदस्तूर वज़ीर आला कायम रहें, क्या तहरीक इंसाफ के कुछ MPs ऐसे हैं जो आपसे राब्ते में हैं, जो चाहते हैं कि वोट परवेज़ इलाही साहब को ना दें? देखिए, खुदा की कसम मुझसे तो राब्ते में कोई MP आपसे मुराद जमात के साथ जी, बाखबर आदमी है, आपको यकीनन मालूम होगा। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है, अगर कोई राब्ते में हैं तो वो मुतल्लिका लोग बताएं। आज फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया ना कि उनके एक MPA जो हैं वो 40 करोड़ रुपए लेके तुर्की चले गए। किनके? तहरीक इंसाफ के। तो उन्होंने 40 करोड़ लेने के बाद इनको फ़ोन किया कि मैं 40 करोड़ इल्ज़ाम आयद किया उन्होंने, मुझे नहीं पता कि इल्ज़ाम, देखें, इल्ज़ाम आयद करने की तो PTI के कुछ दोस्त हैं, वो तो बादशाह हैं ना, समेत उनके लीडर के, इल्ज़ाम तो जो मर्जी कह दो और फिर उसके बाद फिर माफिया मांगते फिरो। ये मैं आपके सामने रिकॉर्ड रख रहा हूँ ना, 35 पंक्चर पे माफ़ी है। इन्होंने कहा पूरे इलेक्शन रिग हुए हैं 2013 के, और फिर इनके मुतालबे के मुताबिक उस अपना जुडिशल कमीशन के सरबराह लगा दिए। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई रिगिंग नहीं है, तो फिर उसका क्या किया जाए? तो कहीं किसी जगह तो रुक जाएं। अच्छा, एक बात कि आइनी इदारों के सरबराहान को या
रियासती इदारों के सरबराहान को जब कोई इल्ज़ाम आयद करता है, मतलब मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं, कोई भी करे, कोई आम शख्स करे, कोई जमात करे, कोई ग्रोह करे, उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है। आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात होती है, आर्मी चीफ अपनी बटालियन नहीं भेजेगा, वफाकी हुकूमत उस पर कोई कार्रवाई करेगी कानूनी तौर पर। हमने यहाँ पर देखा कि अदलिया के खिलाफ भी बातें होती रहीं, सियासतदान करते रहे, फ़ौज के बारे में भी करते रहे, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बात हो रही हैं, आप लोगों ने भी माजी में शायद की हो। तो इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त पे होती है। लोग ये सवाल करते हैं कि जब आप इदारों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर मामला कैसे आगे चलेगा? कहाँ इसकी लिमिट है, कहाँ चीज़ खत्म होगी? वो लोग जिनके पास तौहीन अदालत जैसी चीज़ की कार्रवाई का इख्तियार नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जिनके पास उनके अपने तर्जुमान नहीं हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास उनके अपने तर्जुमान भी हैं और उनके पास इख्तियारात भी हैं। जैसे बताया कि हथकड़ी लगा के इधर पेश करो, उनके पास जैसे अपना अदलिया के पास इख्तियारात हैं तौहीन अदालत के। इसलिए हुजूर, जहाँ अदलिया की तौहीन होगी, जहाँ ऐसे इदारों की जो आइनी इदारे हैं उनके पास वो अपने तर्जुमान के लिए वाजे करें और उनसे सबूत मांगें। अगर सबूत नहीं देते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे सिद्दीकुल फारूक हो, चाहे जनाब अली शहजाद रज़ा हो, और चाहे शानदाना गुलजार साहिबा हों, और चाहे कोई और हो। बिल्कुल ठीक। कंवरदिल शाह साहब, अब ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, एक बार फिर इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल आपके ख्याल में बनता है? कि क्या इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद कर सकता है MPs को कि पार्टी लाइन के खिलाफ वोट ना डालें, गैर हाजिर ना हो, यकीनी बनाए अपनी हाजिरी? क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है या उस सियासी जमात का जिससे इन मेंबरान का ताल्लुक है? नहीं, जहर बहरहाल जो आप उसकी बात अगर कर रहे हैं, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होना है, तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसा आईनी और कानूनी किरदार नहीं है। वो सारा अपनी पार्लियामेंट में सफाई जो है, असम्बली और सेक्रेटेरिएट, उसी की जिम्मेदारी ऐड होती है। अगर इसमें कोई अपनी पार्टी के मुनरिफ हो जाते हैं या परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देते, तो वो अपनी पार्टी का अपना वफादार होता है। मुमकिन वो इस्तीफा देकर चले जाएं कि हमने नहीं दिया। लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी एक जो अभी इस्तीफा दिया है मेंबर सूबाई असम्बली ने, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये 22 मई को आपने इस्तीफा दिया, न्याजी साहब है, कोई फैसल न्याजी साहब, तो उन्होंने कहा कि आपने ये इस्तीफा दिया है 22 मई को, तो अब आप हमारे पास कल आ गए, तो ये तो जिसने ये आपका इस्तीफा छुपाया है वो तो आइन की जद में आ गया। वो तो हमने तो 60 दिन में इंतखाब करवाना था, ये तो किधर से इस्तीफा लेके आ गए हो? तो बड़े इसके ऊपर वापस कर दिया। उन्होंने कहा भी हम तो इस इस्तीफे को कबूल नहीं करते, ये तो इसमें तो आपने तो हकायक छुपाए हैं, हम तो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपके खिलाफ, या आपने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है। तो वो भी एक देख रहे हैं, आप 22 मई का इस्तीफा दिया हुआ है और वो सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट में वो पढ़ा रहा। स्पीकर साहब जो भी थे उस वक्त के स्पीकर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नहीं भिजवाया। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्पीकर सूबाई असम्बली से जवाब तलब किया है कि आपने हमें इस्तीफा क्यों नहीं भिजवाया? आपने तो 60 दिन ज़ाया कर दिए, आप हमारे पास दिया पहले आ जाता, इस हाल के हम दोबारा हम इंतखाब करवा देते, या जो अभी 17 जुलाई को इंतखाब हो रहा है उसके साथ शामिल कर देते। तो ये एक हकीकत है कि इनकी पार्टी के अंदर जो है PTI के, वो परवेज इलाही साहब को लायक नहीं करते। बहुत से लोग, आधे तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी हैं, वो कहते हैं हमारी पार्टी में 165 168 मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, तो उनमें से कोई भी नजर नहीं आया इमरान खान साहब को वजीर आला बन जाए। एक 10 पार्टियों को, एक छोटी सी पार्टी को, इस पर बड़ी अंदर से मजामत हो रही है। तहरीक इंसाफ की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे डायरेक्टिव जारी कर दिया है कि भाई आपने पार्टी लाइन के मुताबिक परवेज इलाही साहब को वोट देना है, नहीं वोट देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो जैसा कि पहले हुई। वो कार्रवाई नहीं जिन्हें तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर आ गया और इलेक्शन कमीशन का भी आर्डर है, वो तो फिर पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी तो डिसीट होने खतरा, लेकिन वो इस्तीफा दे देंगे ना। इस्तीफा देने में तो कोई हर्ज नहीं होता ना, इस्तीफा दे देंगे, जी हमने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा दिएगा तो वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी गेम है अंदर से चल रही है कि वो अंदर पंजाब का जो ग्रुप हम जानते हैं कि बहुत जबरदस्त ग्रुप होता है पंजाब का, बताते नहीं है। हाँ, तो वो अंदर से जो कबायली सिस्टम को, जट कबीली, कैकरज़ई फैमिली, ये आपस में बड़े इनके, जो राजपूतों का तो खैर इतना बड़ा स्टेटस नहीं रहा आजकल के असेंबली में, लेकिन जो बहरहाल जो बाकी जो बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं, मुल्तान की है, सरायकी इलाके के लोग हैं, वो नहीं मानते परवेज इलाही साहब को। कदे गुजरात के एक है अपने चौधरी बरादरान, वो 10 आदमी लेके बैठे हुए, हम नहीं मानते इनको। तो ये अंदर से इख्तिलाफात हो रहे हैं उस पर। ये आप फवाद चौधरी साहब कह रहे 40, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 50 की बात कर रहे हैं। कंवरदिल शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस चीज को तो खत्म कर दिया ना कि आप कर सकते हैं, आपको पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद होना है और उसी लाइन के मुताबिक वोट डालना है।
बात यह है कि बड़ी हमें पता है इनकी बरादर चौधरी बरादरान की जो है ना गुजर बरादरी जट बरादरी के बड़े इख्तलाफात हैं। जो चलें जो अपने चौधरी फजल अली साहब थे ये वो एक गुजर जुमला मैं बरादरी से अर्ज थे कर दूं और जी। ये चौधरी जी, जो दो मैं भाई थे वो शानदाना जट साहब से बरादरी आखिर में आपसे बड़ी शदीद मुकम्मल आप उसका इख्तलाफात थे। खुलासा कर लीजिएगा। शानदाना गुलजार साहिबा, अगर कोई एमपीए, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर कोई एमपीए अपने ज़मीर के मुताबिक ये फैसला करता है कि उसने परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना और पैसे नहीं लेता, बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आके वो फैसला कर लेता है, सो ये जो एक इम्प्रेशन कायम कर दिया है कि अगर कोई एमपीए या एमएनए पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डाले या गैर हाजिर हो जाए तो इसका मतलब है वो करप्ट है। सो मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस भी सही नहीं है कि पहले ये जांच लेना चाहिए कि उस शख्स ने किन वजूहात की बिना पे पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। देखें शहजाद साहब, आपको पीटीवी से किसी दिन नफरत हो जाए, आप रिजाइन करें तो नॉर्मल है। सारा साल आपके पास है, आप रिजाइन कर ले। आप उस दिन रिजाइन करें जो आपकी एक सेंसिटिव ड्यूटी हो, आपकी एक आईनी ड्यूटी हो, आपकी कानूनी ड्यूटी हो। और उस दिन आपका ज़मीर जाग जाता है तो बेशक आप कुरान पे हाथ रख के कोई मानने को तैयार नहीं होगा, बेशक आप बहुत सच्चे होंगे। लेकिन जब पूरा साल आपने रिजाइन नहीं किया, पूरा साल आपका ज़मीर ही जागा, जो आज के दिन क्यों जागा है। 4-5 बातें हैं, सुन लीजिएगा, मैं छोटी छोटी कहूँगी और तमहीद एक मैं बांध दूँ। ये जो पीडीएम की करप्ट हुकूमत है, ये आई थी सिर्फ 4 वजूहात पे। पहला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करो क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर को नहीं खरीद सकते, ईवीएम को नहीं खरीद सकते। दूसरा, जो ओवरसीज वोटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने ओवरसीज वोटर्स को उनका हक देना है, वो खत्म कर दिया क्योंकि पीटीआई ज्यादातर बाहर है। तीसरा, जो अपने पुराने केसेस थे, जो जरदारी ने किए थे, नवाज शरीफ जरदारी पे, वो खत्म करो। और फ्रंट की अपने आप को किनारों दे रहे थे, वो तो आईएमएफ ने खत्म कर दी कि जो 50 करोड़ से कम केस है वो नैब नहीं देखेगा, वो तो दे सेड कि नथिंग डूइंग। अच्छा, अब 4 जो बातें उठी इंपॉर्टेंट, उसका मैं जवाब दे दूं। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कि पहले मैंने इस्तीफा दिया असद कैसर साहब को, फिर मैंने खुदा को हाजिर नाज़िर के असद, जब उन्होंने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, कासिम सूरी को दिया। वो कासिम सूरी ने फिर भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब आते हैं राजा साहब, उनका कहता है कि नहीं, ये 2 पुराने स्पीकर तो मैं नहीं मानता, मैं इस नए वाले को मानता हूं। अब इसकी तीसरी दफा आप जाएं और रिजाइन करें। अच्छा, लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं, सिद्दीक फारूक साहब के पास भी जाना है पूरा मुझे। सुन ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कोई नहीं है कि मुझे कहें कि मैं उनको हुक्म दे कि मैं उधर जाऊं। आई हैव रिजाइन, सिंपल एज दैट। तो 22 में वाली बात की, सॉरी, ये कोई मानने को तैयार नहीं। 600 वोट एक आपके रिटर्निंग ऑफिसर ने डाले हैं लाहौर के स्कूल में, 600 वोट आपके ईसीपी के बंदे ने। और आखिरी बात, ईसीपी ही का रिटर्निंग ऑफिसर, उसकी धज्जियां उड़ा दिया मार मार के पीएमएलएन ने, उसके ही जगह पे, उसी के थाने में बेचारे में, क्योंकि वो कहता है मैं उनको धांधली वेरी राइट। अब मेरे पास वक्त प्रोग्राम का बिल्कुल खत्म होने वाला है। सिद्दीक फारूक साहब को टाइम दें, मेरा डस्का के बारे में मैं जरूर आपसे बात करता हूं। इसके बारे में मैं अर्ज करूंगा जी कि जो तरीक़ेकार है कि अपने हाथ से लिखा हुआ और जब वो बुलाएं वो तस्दीक करे, ये इस तरह से इस्तीफ़े ये इन्होंने 2014 में भी दिए थे और फिर जनाब अली तनख्वाहें भी ले ली, अब भी तनख्वाहें ली। अब दूसरी बात यह है, शानदाना गुलजार साहबा के कहने से रूल्स नहीं तब्दील हो सकते। दूसरी बात, इन्होंने जाली और करप्ट हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत तो जाली इमरान खान के अपने मुंह से साबित होती है। बजट पास कराने के लिए एजेंसियों की मदद लेते थे, ठीक है, इलेक्शन के लिए फॉर्म 45 95%, यह इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने बयान दिया, 95% फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं है। और फिर वो रिपोर्टिंग सिस्टम जो है, इलेक्शन का रिपोर्टिंग सिस्टम, वो सारा बैठ जाता है, आप जनाब अली वज़ीर आज़म बन जाते हैं और उसके बाद जो कुछ कहते हैं मेरा इख्तियार ही नहीं था। भाई, जाली हुकूमत आपकी थी, करप्ट हुकूमत आपकी थी, आपके पास अवाम का मैंडेट नहीं था और आप किसी और के कंधे पे चढ़ के जनाब अली आप सारा 4.5 साल गुजार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।